यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। दोस्तों हम लोग कंपटीशन एक्ट मेरा मैट वाला जो पूरा पोर्शन तो खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग को और 2 क्लास लगेगा इंस्टीट्यूट का मैट में जो टॉपिक्स है कंपटीशन एक्ट का उसको खत्म करने में। पहले आप इंस्टीट्यूट का मैट का पेज नंबर 248 निकाल लीजिए। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट का मैट का पेज आपका और मेरा अलग अलग हो, तो लेकिन कंटेंट सेम रहेगा, पेज नंबर हो सकता है आगे पीछे हो। फिलहाल मेरे पास जो किताब है उसका पेज 248 है। फिलहाल मेरे पास किताब है उसका पेज नंबर 248 है। हो सकता है आपका पेज नंबर 252 हो या 244 हो, आगे पीछे हो, चेक कर लीजिएगा। जहां हेडिंग है ना कंपटीशन एक्ट 2000 तो वहां से निकालो। रेडी? सेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि इट शेल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर वाला बात तो अब रहा नहीं ना, बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 370। तो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर आप काट दीजिएगा। कुछ बच्चों को मिला ही नहीं है अभी तक। आपका पेज नंबर कौन सा है? 248 ही है, फिर भी इतना समय लग गया। तो सेक्शन 1 बताओ, कंपटीशन एक्ट शैल अप्लाई होल ऑफ इंडिया। ओके, अब जैसे कंपनीज एक्ट है, द कंपनीज एक्ट 2013 कितना चैप्टर है उसमें बताओ तो? वो 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है ना, वैसे ही ये भाई साहब भी बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये देखो भाई, टोटल 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी लिखा हुआ है। चैप्टर 1 कंटेन्स व्हाट? प्रिलिमिनरी में तो हमेशा क्या रहता है तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, डेफिनेशन। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड डेफिनेशन के सबसेक्शन होते हैं कि क्लॉजेस होते हैं, देख लो। अच्छा, ये वाला क्लास स्ट्रिक्टली उसी बच्चा के लिए है जिन लोग का कंपटीशन है का दोनों क्लास किया हुआ है। किसी का छूटा हुआ है? दोनों में से कोई भी क्लास नहीं ना? वेरी गुड। तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, मतलब दूर दूर तक नहीं है। तो बेटर होगा कि आप पहले सेकंड क्लास कर लो। फर्स्ट क्लास किया हुआ है, सेकंड छूटा हुआ है, कोई चांस ही नहीं है, कोई देयर इज नो चांस एट ऑल। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड क्या बताओ तो डेफिनेशन, चैप्टर 1 ना। फिर चैप्टर 2 में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के बारे में है। चैप्टर 2 सब्सटैंटिव लॉ, मतलब मेन लॉ जो है इसका चैप्टर नंबर 2 में। सब्सटैंटिव लॉ समझ में आ रहा है? मेन लॉ। तो चैप्टर 2 में मेन लॉ है इसका। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कब पढ़ेंगे? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन कब पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन आज पढ़ेंगे। चैप्टर 3 के अंदर कमीशन के बारे में है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। कौन कमीशन रे? सीसीआई। कॉम्पोजिशन ऑफ सीसीआई, सिलेक्शन कमिटी, चेयरमैन मेंबर, टर्म ऑफ ऑफिस कब पढ़ेंगे सब? तो चैप्टर 3 पूरा डन है। चैप्टर 4 में ड्यूटीज ऑफ कमीशन है। चैप्टर 4 में ड्यूटीज ऑफ कमीशन है कि सीसीआई का क्या क्या ड्यूटीज है। तो चैप्टर 4 कंटेन्स व्हाट? ड्यूटीज ऑफ सीसीआई। चैप्टर 5 में ड्यूटीज ऑफ डीजी कब पढ़ेंगे? लास्ट क्लास पढ़े थे, लास्ट क्वेश्चन था डायरेक्टर जनरल का ड्यूटीज 3-4 तो पढ़े थे ना रे, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 6 में पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन है कि आप सीसीआई का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो क्या पेनल्टी लगेगा। तो चैप्टर 6 में पेनल्टीज वगैरह है। चैप्टर 7 में कॉम्पिटिशन एडवोकेसी है, कब पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन एडवोकेसी? पढ़ चुके हैं। चैप्टर 8 में फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट है कि इसका फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट कैसे होगा, ये भी हो चुका हम लोग का। चैप्टर 8 है बाकी है कैट, कंपटीशन एपिलेट ट्राइब्यूनल। याद करो इसका डिफरेंस पढ़े थे ना अपने सीसीआई और कैट का। और चैप्टर 9 में मिसलेनियस है। Did you find it? एग्जाम में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है कि व्हाट आर द वेरियस चैप्टर्स अंडर कंपटीशन एक्ट, लेकिन क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है कि बताओ कंपटीशन एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड और उनका नाम बताओ। बिल्कुल आ सकता है। इसलिए तो हम लोग एक्स्ट्रा पोर्शन यहां से कर ले रहे भाई, 25 नंबर का सवाल है।
बताओ कंपटीशन एक्ट 9 चैप्टर्स. चैप्टर 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड डेफिनेशन. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड डेफिनेशन. चैप्टर 2 तो सब्सटैंटिव लॉ है. चैप्टर 2 कंटेन्स सब्सटैंटिव लॉ. चैप्टर 2 कंटेन्स सब्सटैंटिव लॉ, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन. इसमें एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का कॉम्बिनेशन आज होगा. पक्का. फिर चैप्टर नंबर 3 पूरा का पूरा क्या है? सीसीआई. चैप्टर 3 इज सीसीआई. चैप्टर 4 ड्यूटीज ऑफ सीसीआई, ड्यूटीज ऑफ डीजी. चैप्टर 3 सीसीआई, चैप्टर 4 ड्यूटीज ऑफ सीसीआई, चैप्टर 5 ड्यूटीज ऑफ डीजी. चैप्टर 6 में पेनल्टी है. चैप्टर 6 कंटेन्स व्हाट? पेनल्टीज. चैप्टर 7 में आपका आ जाता है एडवोकेसी. चैप्टर 7 इज कंपटीशन एडवोकेसी. चैप्टर 8 में फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट. चैप्टर 8 में अकाउंट्स, फाइनेंस एंड ऑडिट. 8 है कैट, 9 में मिसलेनियस. तो घर में अगर 5 मिनट भी दोगे दिमाग में बढ़ जाएगा. चैप्टर 1 में क्या? वही शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड डेफिनेशन. चैप्टर 2 में तो सब्सटेंटिव लॉ है. चैप्टर 2 कंटेन सब्सटेंटिव लॉ, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन. चैप्टर 3, 4, 5 तो यार चैप्टर 3 सीसीआई, चैप्टर 4 ड्यूटीज ऑफ सीसीआई, चैप्टर 5 ड्यूटीज ऑफ डीजी. चैप्टर 6 में पेनल्टी है. चैप्टर 7 कॉम्पिटिशन एडवोकेसी है. चैप्टर 8 अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट. 8 में कैट है, 9 में मिसलेनियस प्रोविजन. ओके. आज का क्लास में हम लोग पहला 2 चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे. तो चैप्टर 1 चल रहा है ना अभी सर? हाँ, कंपटीशन एक्ट के अंदर 9 चैप्टर्स ना. तो अभी ये चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 1. पक्का. तो ये डेफिनेशन किसका पार्ट है? चैप्टर 1. मतलब लिख दो चैप्टर 1. डेफिनेशन के माथे पे लिख दीजिएगा चैप्टर 1. लिख दिया चैप्टर 1. चलो बाबा, डेफिनेशंस. जनरली डेफिनेशन कौन सा सेक्शन में डिफाइन रहता है बताओ? सेक्शन 2. एक्विजिशन कब करेंगे? तो लिख दो. क्या लिखोगे? माई मैट. अरे माई मैट मतलब तुमरा मैट, हमरा तुमरा सब एक है. याद है एक्विजिशन का डेफिनेशन? रिवाइज भी करते चलो. एक्विजिशन मींस था, एक्विजिशन मींस था acquiring 3 चीज: शेयर्स और वोटिंग राइट, कंट्रोल ओवर एसेट, मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज. कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ओवर एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज. पक्का. तो यहां से नहीं पढ़ना, माई मैट्स हो चुका है. अच्छा, एग्रीमेंट में क्या था याद है? इंक्लूड्स. पक्का. एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट, चाहे वो वेदर और नॉट इट इज ए फॉर्मल राइटिंग इंटेंडेड टू बी लीगली इनफोर्सेबल. दिमाग में बैठ चुका है मेरे बच्चों के. कार्टेल भी कहां से पढ़ोगे? माई मैट. कार्टेल में भी इंक्लूड्स था एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जिन लोग आपस में ग्रुप बना करके लिमिट करने का कोशिश करते हैं प्रोडक्शन, सप्लाई, प्राइस. सम ऑफ द कंडीशन दैट आर कंड्यूसिव टू कार्टेलाइजेशन. ये हम लोग माई मैट का क्वेश्चन आंसर्स में पढ़े थे. देख करके बताओ तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था माई मैट का? वेरी स्लो. माई मैट क्वेश्चन 4, पेज 112. कब कार्टेल बनाना? क्यों लोग कार्टेल बनाना चाहते हैं? जब कंपटीटर्स क्या हो? कम हो. ठीक है. जब कंपटीटर्स कम हो तो लोग कार्टेल बनाना चाहते हैं. ठीक है. और एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा हो, निकल नहीं सकते हैं तो लोग कार्टेल बना लेते हैं. ठीक है. हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर. और प्रोडक्ट सबका ऑलमोस्ट क्या है? सेम ही है. सिमिलर प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्ट सिमिलर है तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो सिमिलर होगा. और इन लोग का एक्सेस क्या है? एक दूसरे. कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो सब अगर अपना पूरा पूरा कैपेसिटी पे बनाएंगे तब तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा. अगर मेरा कैपेसिटी बहुत है तो मेरा सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो दाम गिर जाएगा ना. तो अगर एक्सेस क्या है? कैपेसिटी. इसी को लेकर के हम बताए थे आपको ओपेक का. ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्री लोग क्यों अपना कार्टेल बना रखा है? जितना भी ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कंट्री सब कार्टेल बना करके क्यों काम करते हैं? इन लोग का कैपेसिटी क्या है? एक्सेस. तो सब इन लोग अगर तेल ज्यादा मात्रा में सप्लाई करने लगेगा तो तेल का दाम गिर जाएगा. समझ में आ गया सर? और याद है कंज्यूमर इनके प्रोडक्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता.
कंज्यूमर्स आर मोर डिपेंडेंट कि लेस डिपेंडेंट? मोर डिपेंडेंट। और पुराना इतिहास है इन लोग का कि आपस में मिलकर के काम करते हैं। समझ आया? बस काफी है रे, यहां से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? और कैसे पढ़ेंगे भाई? रिवीजन भी तो करवा दे रहे हैं, एक ही टॉपिक 2-4 बार पढ़ा दे रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ये चैप्टर नंबर 1 खत्म। जोरदार तालियां, चैप्टर 1 खत्म। बहुत ही फास्ट हो गया। कैसे बोलो तो? कुछ तो नहीं छोड़ा हुआ था, सब तो हो रखा था रे। अब चैप्टर 2। अब रुक जा। और डेफिनेशन है, अभी तो खाली पॉइंट सी चल रहा है ना। ठीक है, ताली फिर से भिजवा देंगे। अभी चेयरपर्सन का डेफिनेशन करके कोई सेंस बोलता? चेयरपर्सन मींस वही, अरे चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई, वही चेयरपर्सन मींस चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। कमीशन मींस सीसीआई। जहां जहां कमीशन बोलेंगे समझ जाना क्या है सीसीआई। वहां कर लिया। कंज्यूमर भाई माई मैट, हट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, माई मैट। अरे पढ़ चुके हैं कंपटीशन एक्ट में कंज्यूमर। डायरेक्टर जनरल मींस वही डायरेक्टर जनरल एंड इंक्लूड्स एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में पढ़े थे ना, इन लोग का एडिशनल जॉइंट असिस्टेंट सब आ जाता है, एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट। रेडी? एंटरप्राइज अपना डेफिनेशन बाकी था, यहां से पढ़ लेते हैं। देखो एंटरप्राइज मींस है भाई, मींस या तो कोई भी पर्सन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी। एंटरप्राइज मींस पर्सन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो ये प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस का काम करता है। हु इज एंगेज्ड इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू क्या क्या बताओ ना? प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफ क्या? गुड्स और सर्विसेज। जितना हाईलाइट कर रहे हैं, गांजा लोग की तरह मत करो, देखो चपड़ा ऐसे। एंटरप्राइज मींस क्या? पर्सन बोलो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलो। एंटरप्राइज मींस पर्सन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हु इज एंगेज इन एक्टिविटी, और एक्टिविटी रिलेटेड टू वही प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विस, है ना? या फिर इन्वेस्टमेंट करता है इन द बिजनेस ऑफ अक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडरराइटिंग और डीलिंग विद शेयर्ड वेंचर और अदर सिक्योरिटी। बस वहीं तक। मतलब या तो देखो तुम किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफ व्हाट? गुड सर्विस। या तो तुम गुड सर्विस का प्रोडक्शन कंट्रोल में इन्वॉल्व है, या फिर तुम शेयर्ड वेंचर सिक्योरिटी जो है ना, शेयर्ड वेंचर सिक्योरिटी, तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तुम्हारा धंधा उसको अक्वायर करना, होल्ड करना, या तुम ब्रोकर है, तुम अंडर रेटिंग वगैरह का काम करता है, तो भी तुम एंटरप्राइज का डेफिनेशन में कवर हो। तुम्हारा अगर धंधा ही है इन्वेस्ट करना शेयर्ड वेंचर सिक्योरिटी में, या उसको होल्ड करना, या फिर अंडर रेटिंग, देखो इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑफ अक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडर रेटिंग, डीलिंग विद शेयर्ड वेंचर और अदर सिक्योरिटी, चाहे सच यूनिट is located at same place where the enterprise is located or at different place। हो सकता है तुम्हारे अलग अलग यूनिट हो, अलग अलग ब्रांचेस हो, तो वो भी एंटरप्राइज कैसा माना जाएगा? सुनो, तुम मान लो से फॉर एग्जांपल किसी का सब्सिडरी है, तुम किसी का क्या है, तो तुम्हारा सब्सिडरी भी अगर ये सब काम करे, वो एंटरप्राइज का हिस्सा है कि नहीं है? एंटरप्राइज में खाली होल्डिंग आएगा कि होल्डिंग सब्सिडरी दोनों आएगा? चाहे दोनों का लोकेशन सेम हो या दोनों का लोकेशन अलग अलग हो। वापस से पढ़ो, वेदर सच यूनिट और डिवीजन ऑफ सब्सिडरीज लोकेटेड एट या तो सेम प्लेस या फिर इट इज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। समझ में आ गया सर? ओए, लेकिन गवर्नमेंट जब सॉवरेन फंक्शन करेगा, गवर्नमेंट जब सॉवरेन फंक्शन मतलब गवर्नमेंट फंक्शंस, तब वो एंटरप्राइज माना नहीं जाएगा। ये नहीं बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज नहीं होगा, नहीं, गवर्नमेंट भी होगा, लेकिन जब वो ऐसा काम कर रहा है जो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट के हैसियत से वो काम कर रहा है, सॉवरेन फंक्शन है, तब वो एंटरप्राइज नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट फ्लाइट उड़ा रहा है, एयर इंडिया, क्या वो सॉवरेन फंक्शन है? अरे बोलो, गवर्नमेंट जो फ्लाइट चलाता है एयर इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ एयर इंडिया और जल्द वो बेचा जाने वाला है, तो क्या वो सॉवरेन फंक्शन है? तो वो वाला सर्विस जब दे रहे हैं उस समय गवर्नमेंट एंटरप्राइज है कि नहीं है? है। समझ में आ गया सर? अरे क्लियर है?
गवर्नमेंट न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो क्या बोलोगे तुम? सॉवरेन फंक्शन है, तुमको भी न्यूक्लियर वेपन बनाने मिलेगा। बोले ये तो गवर्नमेंट अब्यूज कर अपना डोमिनेंट पोजीशन का, हम लोग को घुसने ही नहीं देता उस बिजनेस में, तो तुमको क्या हम लोग परमाणु शक्ति देते? इट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड टू सॉवरेन फंक्शन, रिलेटेड टू सॉवरेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, including all activities carried on by government department dealing with atomic energy, currency, defense and space. Atomic energy, currency, defense, space, ये सब में गवर्नमेंट जो काम करेगा वो एंटरप्राइज बना नहीं जाएगा। मतलब फिर उसके ऊपर सीसीआई कुछ पाबंदी नहीं लगा सकता, कंपटीशन एक्ट उसके ऊपर लागू नहीं होगा। गवर्नमेंट जब ये चार काम करेगा, या तो सॉवरेन फंक्शन इंक्लूडिंग द एक्टिविटी, सॉवरेन फंक्शन इंक्लूडिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, स्पेस एंड करेंसी। समझ में आ गया सर? तुम भी छापना चालू कर देगा, करेंसी तुम भी छापेगा, तो ये क्या मतलब हुआ? खाली गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर के छापता है। डिफेंस में तुमको भी हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने दे देंगे, स्पेस में तुम भी एक यान छोड़ेगा नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट छोड़ेंगे मंगलयान वगैरह, तुम खाली पिक्चर देखो, बस वहीं तक। तुमको नहीं समझ में तो ये पढ़ो, देखो, इट मे दस बी नोटेड सॉवरेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जब अपना गवर्नमेंट के औकात के हिसाब से काम कर रहा है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज, है ना। बट व्हेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट परफॉर्म्स व्हिच फंक्शन बताओ ना, नॉन सॉवरेन, एग्जांपल बोलो, एयर इंडिया फॉर कंसिडरेशन दे आर सब्जेक्ट टू जुरिसडिक्शन ऑफ व्हाट, कमीशन, फिर उसके ऊपर सीसीआई नजर रखेगा, कंपटीशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। वापस से पढ़ो एक बार डेफिनेशन, एंटरप्राइज मीन्स क्या बताओ? एक सेकंड, पर्सन मतलब क्या? इंसान, इंडिविजुअल, पर्सन में सब आ गया, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, सब आ गया रे। पर्सन मतलब राम साम जोदू मोदू नहीं, राम लिमिटेड सम लिमिटेड भी आ गया, तो पर्सन में तो सब आ ही गया, तो पर्सन मतलब इंडिविजुअल में समझ लेना, समझा? या फिर क्या बताओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो एंटरप्राइज मीन्स एंटरप्राइज मीन्स पर्सन में सब आ गया, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, एओपी, एचयूएफ, कंपनी, ट्रस्ट, सब आ गया। सो एंटरप्राइज मीन्स पर्सन, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और कंट्रोल ऑफ गुड्स सर्विस, एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विस, और इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑफ अक्वायरिंग, होल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑफ अक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडरराइटिंग द शेयर डिवेंचर और अदर सिक्योरिटीज, whether such unit or division or subsidiary is located at same place where enterprise is located or different place. Pakka? It does not include sovereign function. Does not include sovereign function given by the government. Sovereign function imparted by the government, including activities related to atomic energy, currency, defense, space. It means non-sovereign functions performed by government are included. Non-sovereign functions performed by government department are included and subject to jurisdiction of CCI. समझ जाओगे तो लिख सकोगे, वर्ड टू वर्ड छापना संभव नहीं है। गुड्स पढ़ चुके हैं रे, वहीं मैट लिख दो। मेंबर, हाँ सही जवाब, मीन्स अ मेंबर ऑफ सीसीआई। नोटिफिकेशन मतलब वही जो छापते हैं ओजी में। पर्सन इंक्लूड्स, सुनो, ये जो पर्सन था ना, स्टार मार्क दो, पर्सन स्टार मार्क दिया, नीचे पर्सन दिखा, स्टार मार्क दो, पर्सन में स्टार मार्क दिया। पर्सन इंक्लूड्स क्या बताओ? इंडिविजुअल भी है, एचयूएफ भी है, कंपनी भी है, फर्म भी है, एओपी भी है, कॉर्पोरेशन अंडर सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, गवर्नमेंट कंपनी भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी भी है, एवरी आर्टिफिशियल पर्सन। मक्खन क्या बोलो? तो पर्सन के अंदर कौन आएगा? सब। पर्सन वो भी इंक्लूड्स है, ये और आ सकता है, तो पर्सन इंक्लूड्स व्हाट? इंडिविजुअल, एचयूएफ, इंडिविजुअल, एचयूएफ,
फर्म हो गया, कंपनी हो गया, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, वो भी हो गया, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एओपी, पक्का लोकल अथॉरिटी, हो गया 10 को। गवर्नमेंट कंपनी नहीं समझ आता, वही जो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1926 रख चुका। गवर्नमेंट कंपनी बोला वही जो डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सर 617 पुराने जमाने में था, वो नया जमाना है सेक्शन 2 क्लॉज 45। अब ये सब बोगस चीज मत पढ़ना। बोला प्रैक्टिस मतलब वही ट्रेड वगैरह जो प्रैक्टिस करते हैं। प्रिस्क्राइब मतलब क्या? रूल्स। हे भगवान, बोलो। प्राइस में आ जाओ। प्राइस इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विस इंक्लूड एवरी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे डेफर्ड हो, बस वहीं तक। प्राइस इंक्लूड्स वैल्यूएबल कंसिडरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डेफर्ड। बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छा रेगुलेशन मींस रेगुलेशन भाई क्या बताओ ना, सीसीआई। रेगुलेशन कौन बनाएगा? तुमको बताया हुआ फर्स्ट क्लास में लॉ का कि जो रेगुलेटरी बॉडी लॉ बनाता है रेगुलेशन बोलते हैं। सेबी क्या बनाता है? रेगुलेशन। सीसीआई क्या बनाता है? बेटा यहां से लेकर के यहां तक बोल। रेलिवेंट मार्केट में दो तो होता है ना, ज्योग्राफिकल एंड प्रोडक्ट। माई मैट पे नंबर बता दो भाई, बहुत मेहनत किए थे इसके ऊपर। पे नंबर बता भाई। अनबिलीविंगली स्लो। 109 है ना, माई मैट पेज 109 बढ़ो। लिख दिया क्या? सर्विस में हो। बोलता सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ कैसा भी सर्विस होना चाहिए। सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स। सर्विस मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स एंड इंक्लूड्स, रुक जाओ, एंड इंक्लूड्स बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, फाइनेंस। सर्विस में नहीं समझ आता क्या क्या आता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एजुकेशन, इंश्योरेंस, चिट फंड, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, storage, material treatment, processing, supply of electrical or other energy, boarding, lodging, entertainment, amusement, construction, repair, conveying of news and advertising. ये includes है। हाँ, तो ये सारा याद कर लोगे तो बन जाओगे। तेरे नाम हमने किया है, समझ में आया? वो तेरे नाम वाला बन जाओगे तुम लोग, फिर हम आएंगे मिलने तुम लोग से। ये सब एग्जाम्पल्स है रे, एग्जाम्पल्स की तरह बैंकिंग, इंश्योरेंस, चिट फंड, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टीजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर, हो गया बस। ऑलमोस्ट देयर। पढ़ बड़े। शेयर मतलब नहीं समझ आता। शेयर मींस वही शेयर जो होता है ना, इन द शेयर कैपिटल, कैरिंग वोटिंग राइट, बस वहीं तक। फिर दोस्तों ये सब कुछ काम करनी। एंटी कॉम्पिटेटिव कब पढ़ेंगे? लिख दे माई मैट, लिख दे माई मैट, लिख दिया रे एंटी कॉम्पिटेटिव माई मैट। और सुनो यहां से चैप्टर 2 स्टार्ट देख। चैप्टर 2 हेडिंग दे दो यहां पर, चैप्टर 2। डेफिनेशन खत्म ना, तो डेफिनेशन में एक बार वापस से अगर हम रिविजिट करें तो खाली आपको देखा जाए तो एंटरप्राइज का ही तो डेफिनेशन खाली पढ़ना है। फिर से एक बार देखो डेफिनेशन। ये सब एक्विजिशन, एग्रीमेंट, कार्टेल तो पढ़ चुके थे, ये सब पढ़ चुके थे रे। कार्टेलाइजेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंज्यूसिव है। अब तुम बोलोगे चेयरपर्सन भी तो पढ़ना है, तो तुमसे बड़ा शीट कोई नहीं होगा। शीट मतलब संकीर्ण, सिनिकल। चेयरपर्सन क्या पढ़ना है? चेयरपर्सन मींस द चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई, मेंबर मींस मेंबर ऑफ सीसीआई, कमीशन मींस सीसीआई। कंज्यूमर पढ़ चुके थे ना रे बाबा। डायरेक्टर जनरल मींस डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। खाली एक ही डेफिनेशन पढ़ना है, वो याद करवा चुके थे हम। और एंटरप्राइज के अंदर एक शब्द आया था
लिख देना इंक्लूड्स बोल करके सब, और फिर रेलेवेंट मार्केट, ये सब तो माई मैट से करना है। और एक क्या था, सर्विस, उसमें तो ऐसे भी एग्जाम्पल लिखना है तेरे को। तो देखा जाए तो तुमको एक ही डेफिनेशन पढ़ना है बेटा, बात बाकी अपने माई मैट में कवर्ड है। या चैप्टर 2 हेडिंग दे दो। अब चैप्टर 2 में यहां पर क्या बोला गया था, 3 चीज पढ़ेंगे, एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, कॉम्बिनेशन। अब एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट में लिख दो माई मैट, लिखो, पेज नंबर भी लिख दो मेरे को, नहीं तो तुम लोग क्या करेगा बताने, दो डुबई वाला दो। हाँ, जो 108 बोल रहा है वो गांजा मदिरा पान दोनों का रखा है। पेज 105 से लेकर के 105, 106, 107 सभी तो एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट है। 107 माई मैट का पेज 105 से 107, बोलो। ये सब पढ़ लें क्या, बिड रिगिंग वगैरह बोलो ना, पक्का। एग्जाम्पल्स ऑफ बिड रिगिंग में आ जाओ। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ कॉल्यूसिव बिडिंग, कॉल्यूसिव बिडिंग का नाम ही तो क्या होता है, बिड रिगिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ बिड रिगिंग, सबसे पहले ये वाला एग्जांपल पढ़, एग्रीमेंट नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर, समझा, इसी से हम समझाए थे आपको। देख पहले ही अपने ना बिड के एक दिन पहले मिल ली है। अब जब हम लोग जाएंगे ना ऑक्शन करने, जब हम बिड करेंगे तुम चुप रहना ताकि हम जीत जाए। वैसे जब तुम बोली लगाएगा हम चुप रहेंगे ताकि तुम जीत जाए, नहीं तो अपने दोनों ऐसे बोली बढ़ाते रहेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो एग्रीमेंट नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर। या फिर मान लो गवर्नमेंट जो है ना ऐसे सबको सामने सामने बुला ही नहीं रहा, बोला आप लोग सीन एनवलप में जमा करिए, अपने ना एग्जैक्ट सेम कोटेशन दे देते हैं डेस्क, नहीं समझ में आया। या तो सामने सामने बुला रहा है तो हम तेरे खिलाफ बिड नहीं करेंगे, तो मेरे खिलाफ बिड मत करना। सामने सामने बुला ही नहीं रहा, बोला सील एनवलप में आप जमा कर दो या ऑनलाइन बिडिंग कर दो, तो हम जो दाम बोलेंगे तुम भी सेम दाम बोलना, एग्जैक्टली सेम। एग्रीमेंट टू सबमिट आइडेंटिकल बिड्स, पक्का। या एग्रीमेंट एज टू हु शैल सबमिट द लोएस्ट बिड, सबसे कम बिड जो है वो कौन सबमिट करेगा, ये पहले से डिसाइड कर लो, बस वही था। बताओ कॉल्यूसिव बिडिंग यानी बिड रिगिंग का एग्जांपल बताओ। आइडेंटिकल बिड, deciding to submit identical bid, deciding who shall submit the lowest bid, not to bid against each other, पक्का। स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर, और बाहर का बिडर को अपने स्क्वीज आउट कर देंगे, मतलब बाहर कर देंगे, कंपटीशन से बाहर कर देंगे बाहर का बिडर लोग को, बस काफी है। हो गया ना चट्टो, बोलो। ये देख, टाइन अग्रीमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रिफ्यूजल टू डील, एक्सक्लूसिव सप्लाई, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हॉरिजॉन्टल वाला है कि वर्टिकल वाला है, यहां से पढ़ोगे। पेज 107, ओके। ये सब हम डेफिनेशन लिखवा रखे हैं ना, पढ़ो। बढ़ो, सुनो, अगर हम पेटेंट ले रखे हैं कोई चीज का, कॉपीराइट ले रखे हैं, इफ आई हैव टेकन पेटेंट, तब यार ये एंटी कॉम्पिटिटिव माना नहीं जाएगा। तब आप सीसीआई को ये नहीं जाकर के बोल सकते देखो पेटेंट लेकर के बैठा है और कोई यूज ही नहीं कर सक रहा है, देखो कॉपीराइट ले रखा है और हम लोग जो है छाप ही नहीं सक रहे उसका मैट, और जब छाप रहे हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं, मिसप्रिंट भी छाप दे रहे हैं। तो यार ये जो पेटेंट है कॉपीराइट, अगर मैं ले रखा है पेटेंट कॉपीराइट, नहीं समझ आया, तब फिर सीसीआई इसमें कुछ करेगा कि नहीं करेगा, पक्का, बोलो। देखो सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्या होता है, अरे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अरे बाप रे बाप, तो ये देख, ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का सेक्शन नंबर बताओ, लिख दो सेक्शन 3।
एग्जाम में अगर सीधा ऐसा पेपर आ जाए, एक्सप्लेन ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2000, तो घर मत आ जाना, पूरा एंटी कॉम्पिटिटिव को क्या कर देना, एक्सप्लेन, पूरा पेज 105 से लेकर के 107। इसको भी ऐसे लिख दे, पेज 105 से 107, जय हो सेक्शन 3, लिख दे ऐसा, ये सब लिख दे, शर्मा मत। सेक्शन 3 डज नॉट रेस्ट्रिक्ट, मार डाला, क्या लाइन है, सेक्शन 3 does not restrict the right of any person to restrain any infringement. Hey, ऐसा मत लिख देना, सेक्शन 3 does not restrict any right of a person to infringe. right of a person to infringe नहीं, हमरा पेटेंट बचाने का राइट है, हमरा कॉपीराइट बचाने का हमरा राइट है, हमरा मतलब समझ आ रहा है ना। तो सेक्शन 3 does not restrict the person, section 3 does not restrict me from restraining any infringement. It does not restrict me from restraining any infringement. आप चोरी करेंगे, हम आपको चोरी करने देंगे कि नहीं करने देंगे? I will restrain you from infringement. हाँ, जो समझ रहा है वो बोलेगा, I will restrain you from infringing my patent. A person has a right to restrain others from infringing, चोरी, his patent and copyright and trademark and geographical indication, country of origin and design. अरे सब पढ़े थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में सर, कब सर? ईवीसीएल में तो नहीं हुआ, एसबीसी में है सर, वो तो है नहीं हम लोग का, हम लोग खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं। तो होता है पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मेड इन इंडिया लिखा हुआ रहता है ना। तो सेक्शन 3 डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ एनी पर्सन टू रेस्ट्रेन एनी, क्या बताओ ना, इन्फ्रिंजमेंट। पक्का? फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ हिज राइट्स, फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ हिज राइट्स अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और 1999 से और एक चीज है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, डिजाइन एक्ट 2000। बस काफी है बेटा इतना। ये सब चीज में हम अपने आप को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? पक्का? प्रोटेक्टिंग our rights under these acts will not be treated as anti-competitive under section 3. Protecting our rights under these acts will not be treated as anti-competitive under section 3. ये सब राइट्स को हम लोग बचाएंगे ना अंडर पेटेंट एक्ट जो मिला, कॉपीराइट जो मिला, ट्रेडमार्क एक्ट जो मिला, डिजाइन एक्ट जो मिला, जीआई एक्ट जो मिला, 5 तो ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई एंड डिजाइन। तो ये सब क्या एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे हम लोग अंडर सेक्शन 3? नहीं बेटा। व्हाट इज एंटी कॉम्पिटिटिव? बेटा 1000 बार पढ़ा चुके बेटा, यहां से पढ़ोगे क्या? अरे बोलो बेशर्मो। ये सब अपने अच्छे से पढ़े थे ना, अपने तो और अच्छे से पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर। ये जो पहला 3 तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, और ये 4 तो क्या है? वर्टिकल। माकली एच और वी, पहला 3 एच और आखिरी 4 क्या है? आखिरी 5 क्या है? वी। इसमें से ये पहला 4 बेड रेकिंग भी तो हॉरिजॉन्टल है ना, और आखिरी 4 वी। कर लिया ना? दीदी मार्क क्यों नहीं कर रही आप? अरे बोलो मुंह खोल करके, कुछ बच्चे लोग को समझाना पड़ता है, इन लोग काल की भाषा समझते हैं, बुक नहीं है। माय गॉड, डन है?
तो सेक्शन 3 क्या था बताओ? एंटी कॉम्पिटिटिव। सेक्शन 4 क्या है? डोमिनेंट पोजीशन। सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सेक्शन 3 इज एंटी कॉम्पिटिटिव। पूरा डन है। कब पढ़ेंगे? आज क्या पढ़े एंटी कॉम्पिटिटिव में? कुछ नहीं पढ़े, खाली एक तो ये वाला छोटू क्वेश्चन था वो पढ़े। समझ आया? मतलब देख लो ऑलरेडी हमारे मैट में सब कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव का कवर था। सेक्शन 4 प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, पेज 109। पेज 109 से लेकर के 110, 109 एंड 110 लिख दिया क्या? कब हम लोग डोमिनेंट पोजीशन माने जाते हैं? जब कोई कंपटीटर हम लोग को अफेक्ट नहीं कर रहा, और हम लोग कंपटीटर को भी अफेक्ट कर सकते हैं, रेलिवेंट मार्केट को भी अफेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर को भी। याद आया? इन इट्स फेवर। तो सेम चीज वापस से पढ़ाएं? बिल्कुल नहीं। ये सब कब पढ़ेंगे? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। बेशर्मो, अरे क्लास में बैठ करके बोले थे पढ़ पढ़ पढ़, याद है ना? तो क्यों मत कर रहे हो कंट्रोल? क्यों माई मैडम? तो लिखी थी ऊपर में पेज 109 110। ये सब कवर है अपना। अब किस में आ रहे हो बताओ? कॉम्बिनेशन। रेडी? सुनो, सुनो, कॉम्बिनेशन कब माना जाएगा, क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या? मर्जर। ओए, कॉम्बिनेशन मींस मर्जर, अमलगमेशन। कॉम्बिनेशन मींस मर्जर, अमलगमेशन। रीचिंग सर्टेन लिमिट्स, सर्टेन थ्रेशोल्ड्स। कुछ थ्रेशोल्ड्स बनाए गए, उसको कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। दो छोटा दुकानदार लोग चद्दर बिछा करके माल बेचता था, मिल करके बड़ा चद्दर बिछा करके माल बेचा, क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा? सीसीआई चला जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने। तो समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अगर दो हाथी कंपनी लोग का क्या हो रहा है? दो हाथी कंपनी लोग का मर्जर हो रहा है, चांसेस है कि कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया। तो सीसीआई जांच करेगा। सीसीआई जांच करेगा, किसका जांच करेगा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? हर मर्जर कि हाथी लोग का मर्जर? वो हाथी लोग का मर्जर भी हम समझाएंगे क्या होता है, बट दो बड़ा बड़ा कंपनी लोग का मर्जर को हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। छोटे कंपनी का मर्जर को हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं बोलते। आई रिपीट, छोटे कंपनी का मर्जर को हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं बोलते, बड़े बड़े हाथी कंपनी का मर्जर को बोलते हैं। और वो अलाउड है कि डिसअलाउड है? नहीं मेरे गांजा, अलाउड है। जांच होगा, सीसीआई जांच करेगा, और सीसीआई जांच करने के बाद डिसाइड करेगा कि अगर यार ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, अवॉइड कर देंगे। समझ में आ गया सर? देखो, दो छोटा मोटा जो कंपनीज है उसका मर्जर तो खुला सांड की तरह कर लो, वो तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। दो हाथी कंपनी लोग का मर्जर कॉम्बिनेशन, और फिर अगर कॉम्बिनेशन है तो जांच होगा। अगर सीसीआई को लग रहा है ये कॉम्बिनेशन एंटी कॉम्पिटिटिव, जांच के बाद एंटी कॉम्पिटिटिव लग रहा है तो अवॉइड, मर्जर नहीं करने देंगे। वापस से सुन लो, दो छोटा कंपनी, नॉट अ कॉम्बिनेशन। सीसीआई अट्रैक्टेड, एक्ट अट्रैक्टेड, नो। तो हाथी कंपनी लोग का मर्जर कॉम्बिनेशन है, और अगर कॉम्बिनेशन है तो सीसीआई जांच करेगा और फिर अप्रूवल देगा कि करना है कि नहीं करना है ये मर्जर। आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देते हैं। सन फार्मा, रेनबैक्सी, पूरा फार्मास्यूटिकल जगत हिल गया था। इंडिया का सारा फार्मा कंपनी लोग जो है ना, बुरी तरह उन लोग का हालत खराब हो गया था जब ये न्यूज आया था कि सन फार्मा और रेनबैक्सी आपस में मर्ज करने का सोच रहे हैं। सन फार्मा इतना बड़ा कंपनी है कि आज से 2 साल पहले मुकेश अंबानी रिचेस्ट मैन नहीं हुआ करता था।
कुछ समय के लिए इसका जो सीईओ है दिलीप सांघवी, ये अपना मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था, उसको डिफीट कर दिया था वेल्थ के मामले में। इसका सीईओ का नाम बताओ, सन फार्मा का दिलीप सांघवी। अब स्ट्रैटेजी जो है ना दिलीप सांघवी का, एक बहुत बड़ा गलत स्ट्रैटेजी हो गया ये मर्जर का। सन फार्मा रेनवैक्सी के साथ मर्जर का करार कर दिया, ये कॉम्बिनेशन के दायरे में आ गया, क्योंकि इन लोग दोनों हाथी कंपनी था, इन लोग का एसेट्स वगैरह जो है वो कॉम्बिनेशन का लिमिट को टच कर गया। कॉम्बिनेशन का अगर लिमिट को क्या कर जा रहा है, टच, तो इनको खुद सीसीआई को बताना पड़ता है 30 डेज के अंदर। जिस दिन इन लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग मर्जर कर रहे हैं, शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाता है बाईपासिंग एसआरएनजे, मर्जर के लिए अप्रूवल लिया जाता है भाई शेयर होल्डर्स बाईपासिंग एसआरएनजे, वहां से 30 डेज के अंदर इन लोग को खुद सीसीआई को बताना पड़ता है। इन लोग ने बताया सीसीआई को, बताना ही पड़ेगा, तो इन्होंने सीसीआई को बताया देखो हम लोग का तो कॉम्बिनेशन सर बताएंगे क्यों, फिर तो जांच हो जाएगा, तो कभी ना कभी तो पता चलेगा। तुम लोग शादी कर रहे हो, मान लो अपना मन पसंदीदा, तो माँ बाप से अप्रूवल तो लोगे नहीं, सर फिर मना मनु कर देंगे, तो शादी के बाद करे वो ज्यादा अच्छा है क्या? समझ गए, चुप हो जाइए। आज मान लो तुमको एक पसंद आ गया, तुम भागकर शादी कर लोगे सीधा, क्या अप्रूवल लोगे? लेकिन तुमको पता है सामने वाला पार्टी जिससे अप्रूवल लिया जाएगा वो जांच करेगा कि नहीं करेगा, तुमको ये भी पता है जांच करने के बाद रिजेक्ट भी हो सकता है, फिर भी तुम बताएगा कि नहीं बताएगा? वैसे ही यहां पर है, वैसे ही यहां पर है। तो जिसके मन में आ रहा होगा जो कोई थोड़ी ना अपना जांच खुद करवाएगा, करवाते हैं लोग। सुनो अब मुंह मत खुलो मेरा, समझ में आ गया? तो जो पढ़ा रहे शांति से पढ़ो, ये सब उल जलूल क्वेश्चन मन में नहीं आना चाहिए, कोई थोड़ी ना खुद से बताएगा। अरे नियम है तो बताना पड़ेगा, तुम भी तो बताएगा। तो सुनो, हाँ तो सन फार्मा और रेनवैक्सी का जब मर्जर हो रहा था 30 डेज के अंदर इन्होंने किसको बताया? विद इन 30 डेज इन्होंने सीसीआई को बता दिया। अब सीसीआई बोला तुम लोग का तो थ्रेशोल्ड टच हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जांच। जांच किया सीसीआई ने और बोला ये कॉम्बिनेशन होने नहीं देंगे, ये अवॉइड करो, क्योंकि तुम लोग इतना भारी कंपनी हो जाएगा कि बाद बाकी फार्मा कंपनी लोग जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तुम सन फार्मा का बेस्ट टेक्नोलॉजी, रेनवैक्सी का बेस्ट, इट विल बी बिकमिंग रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। ऐसा ऐसा इन लोग लो कॉस्ट पे दवाई बना करके बेचेगा कि बाद बाकी लोग सकेगा नहीं, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, बाद बाकी कोई मार्केट में प्लेयर नहीं बचेगा फार्मा का। तो बोला ये कॉम्बिनेशन होने नहीं देंगे। दिलीप सांघवी के ईगो पे लग गया ये वाला बात। ईगो पे बात कभी नहीं लेना चाहिए। क्या है, भगवान के बच्चे हैं, फकीर आदमी है, क्या है, इसके ईगो पे लग गया। ये बोला नहीं मर्जर तो करके रहेंगे, सीसीआई बोला होने नहीं देंगे, बोला नहीं करना है, तुमको तुम्हारा सारा शर्त मंजूर है, तुम बोलो। बोले ठीक है। 7 ड्रग्स जो दवाई है, 7 ड्रग्स तुम लोग नहीं बना सकोगे आजीवन, बैंड। और ये 7 ऐसे ड्रग्स थे जिससे इन लोग का सब्सटैंशियल रेवेन्यू जनरेट होता था, जिसमें इन लोग का ह्यूज मार्केट शेयर था। बोले 7 ड्रग्स तुम लोग को आजीवन बैन कर देंगे, लाइसेंस सरेंडर करो, ये 7 दवाई नहीं बनाने देंगे जिसमें तुम लोग का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, क्योंकि अगर ये मर्जर हो गया तुम लोग तो फिर 100% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर लोगे इसका। तो ये 7 दवाई नहीं बनाने देंगे, सब्सटैंशियल मार्केट शेयर। ये बिग डोंकी, इगोइस्टिक डोंकी, बिग डोंकी, गधे हो तुम। शरत मंजूर है, बोला शरत मंजूर है। उसके बाद ये कंपनी लॉस में चला गया, मर्जर हो गया, शादी हो गई, लॉस में चला गया। हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लॉस में चला गया। मर्जर के पहले सन फार्मा का दाम हुआ करता था 700 रुपया पर शेयर, रेनवैक्सी का 600 रुपया पर शेयर। मर्जर के बाद लोग सोचते हैं चलो 700, 600, 1300 और सिनर्जी होगा। अरे मर्जर तो बेनिफिट के लिए हो रहा है,
तो 1300 तो ऐसे ही दिख रहा है, 1400 1500 तो जाना ही चाहिए। नहीं समझ में आया? बट ये गधा के कारण, क्योंकि ये 7 ड्रग्स का लाइसेंस छोड़ना पड़ा, मर्जर के बाद 700 600 1300 सिनर्जी का इफेक्ट लेकर 1400 1500 होना चाहिए था। अभी इसका दाम 400 450 500 रुपया मर्जर के बाद। मर्जर के पहले जो दाम था और गिर गया, उसे भी कम हो गया। और हम इसका शेयर भी ले रखे थे। आप ऐसे बोलते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं, आप कंपनी का शेयर है दिखा देते हैं। दिखाए थे ना तुम लोग, यस बैंक दिखाए थे, DHFL सब तो दिखा रखे हैं। लेकिन मेरे को कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सस्ता ही भाव पे खरीदा था। 700 रुपया पीक था, मैंने लगभग वही 500 600 के आसपास खरीदा था। देखता हूं मैं एक बार ऊपर, मेरा देखना भी हो जाएगा। देख, तेरे को झूठ लग रहा है? तुम लगता होगा ना झूठ है। नहीं सर, हम लोग को पता, आप झूठ वूठ तो बोलते नहीं, आपको क्या दरकार है झूठ बोलने का? अब क्यों बोलेंगे? हाँ। अरे तो याद, आईडी इतना सारा कैसे रहेगा? मम्मी का नाम से आईडी बना ली है इसलिए। तुम लोग भी ऐसे ही करता है। ये देख, सन फार्मा दिखेगा, दिखा? आई तो अभी दिखेगा, इक्विटी आया ना। अरे हट ना रे। अब ये देख दीवान, DHFL दिखाई दे रहा है। 1,25,000 में खरीदा था तेरे भाई, 6,000 दाम है। नहीं देख सक रहे हैं बाबा। ये बात, ये बात 590 का खरीदारी है, मतलब भाई 600 रुपया पकड़ लो। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है हम। देखो लगभग 236 लगाए थे, 2,36,000 दिखाई दे रहा है। अब 161 भाव हो रखा है। 74,000 का नुकसान पर बैठे हैं डैश। और याद से नहीं बैठे, ये दिलीप सांघवी कई सालों से लॉस करवा रखा है। दिखा क्या फार्मा में? क्या बोले बेटा? ईगो है। देखो बड़े आदमी लोग हैं, नहीं समझा? शौक बड़ी चीज है बड़े लोगों की। बोला ये, मतलब सलमान का फैन है, मतलब बोलना कमिटमेंट कर दिए बस। तो CCI इसको मतलब पूरा बुरी तरह से बम्बूजल दे दिया। चलो अब ये सर, हाथी कंपनी कैसे डिसाइड होता है सर? सर कैसे डिसाइड होगा कि कॉम्बिनेशन सारा मर्जर कॉम्बिनेशन माना जाएगा कि मर्जर अट्रैक्टिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट? पक्का? श्योर? अब वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? बस ये चार्ट है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है सारा। ये सारे के सारे जो है मेरे बच्चों थ्रेशोल्ड लिमिट है, याद करना पड़ेगा। कर लिया? कर लो। जब मर्जर ये सब को लिमिट्स को टच करेगा तो कॉम्बिनेशन माना जाएगा। पढ़ो। कॉपी खोलो, हम इसको और सिंप्लीफाइड चार्ट बना दे रहे हैं।
हेडिंग दे दो कॉम्बिनेशंस, हेडिंग दे दो कॉम्बिनेशंस। क्या हेडिंग दिया रे, लिखो उसके अंदर कॉम्बिनेशन, हेडिंग दे दिया, उसके अंदर लिखो एज पर सेक्शन 5, एज पर सेक्शन 5, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, दिखा रहे, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, व्हेन मर्जर equals or exceeds the following, equals or exceeds the following threshold limits, thresholds का स्पेलिंग देख लेना, देख लो बोर्ड पे। when merger, क्या लिखा है, when merger equals or exceeds the following threshold limits, threshold limits, then it's called combination, then it's called combination, and the parties within 30 days, and the parties within 30 days, and the parties within 30 days of entering into agreement of combination, parties within 30 days of entering into agreement of combination, parties within 30 days of entering into agreement of combination, parties within 30 days of entering into agreement of combination must inform CCI, must inform CCI, must inform CCI। ठीक है, अब वो लिमिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन लिख दो। बहुत बढ़िया चार्ट तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं, ये पूरा पेश है पार्टीज, ओए बातचीत नहीं, जितना दिख रहा है कॉपी करो, और मैट में तो है ही, वहीं से पढ़ लेना।
हो गया है तो कॉपी। आई थिंक इट्स डन। सारा लिमिट कॉपी कर लिया ना। ये ब्रैकेट में मिनिमम इंडियन कंपोनेंट 1000 करोड़, वहां 3000 करोड़, नीचे में मिनिमम इंडियन कंपोनेंट 1000 करोड़, वहां 3000 करोड़। रुपीस रुपीस, करोड़ मतलब रुपया रे, रुपीस है रे, इंडियन मतलब रुपीस रे। समझाना चालू कर रहे हैं अब। चार्ट बन गया। कुछ बच्चे अभी भी चार्ट बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं उन लोग, साइज साइज मेजर करके फॉन्ट कर लिख रहे हैं। या माय गॉड, या देखो इधर कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है कि नहीं है बताओ? आवाज ही नहीं आ रहा है, बोलो क्या सिंपल है रे। सिंपल है, देखो इधर, अभी तक हम समझाए नहीं है ना, हम समझा रहे हैं ना। ये चार्ट जो है ना बहुत सिंपल करके बनाया है तेरे लिए, वहां से पढ़ता ना तेरे नाम। कॉम्बिनेशन इतना समझ में आ गया, दो पार्टी लोग का मर्जर हो रहा है। अरे इतना तो समझ में आया रे बाबा, दो कंपनी लोग का। अब सबसे पहले दोनों देसी, एक है देसी प्लस देसी और एक है देसी प्लस विदेशी। सर विदेशी विदेशी भी लिखिए, तो हम लोग का सीसीआई उसमें क्यों घुसेगा? जब विदेशी विदेशी लोग का मर्जर हो रहा है तो हम लोग का सीसीआई जगत सीसीआई है क्या? समझ में आ रहा है? हम लोग का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो सीसीआई कब इन्वेस्टिगेशन करेगा कॉम्बिनेशन में? देसी देसी, देसी विदेशी। सबसे पहले देसी देसी, देसी देसी मतलब इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज। अब जो इंडियन एंटरप्राइज प्लस, इसमें क्या हो रहा है ना भाई, मेरा कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, तुम्हारा भी कोई ग्रुप कंपनी वगैरह नहीं, मेरा भी कोई ग्रुप कंपनी नहीं है, तुम्हारा भी कोई ग्रुप कंपनी नहीं है। मैं एक इंडिविजुअल कंपनी, तुम एक इंडिविजुअल कंपनी। नहीं समझ में आया? मैं एक अकेला इंडिविजुअल कंपनी, तुम एक अकेला इंडिविजुअल कंपनी, अपने दोनों मर्जर कर ले रहे हैं। नहीं समझ में आया?
तो पहला बात तो इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज में दो केस हो सकता है। मैं एक इंडिविजुअल कंपनी, तुम एक इंडिविजुअल कंपनी, मतलब एंटरप्राइज, नहीं समझ आया? तो कंबाइंड क्या है बताओ ना, इंडिविजुअल अमाउंट। अयो रामा, समझ आ गया। लेकिन मेरा पूरा ग्रुप, अपने दोनों ग्रुप का मर्जर हो रहा है। मेरा भी एक ग्रुप है, तुम्हारा भी एक ग्रुप है। रिलायंस एक अकेला कंपनी है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज है? रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, बाप रे बाप। तो जब मेरा कोई होल्डिंग सब्सिडरी है ही नहीं, ना होल्डिंग, ना सब्सिडरी, ना एसोसिएट, ना जॉइंट वेंचर, मैं अकेला, तुम अकेला, तो ये पहला केस में आएगा। समझ में आ गया सर? लेकिन मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ग्रुप मतलब अगर मेरा सब्सिडरी में तो भी ग्रुप है, मतलब एकदम पूरा भरा परिवार नहीं। तो मेरा ग्रुप, तुम्हारा ग्रुप कंपनी, जब मर्जर करेगा तो क्या हो जाएगा? कंबाइंड ग्रुप अमाउंट देखा जाएगा। बहुत सिंपल है। सेम चीज, देसी प्लस विदेशी, देसी प्लस, या तो खाली इंडिविजुअल कंपनी का मर्जर हो रहा है तब खाली कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट देखा जाएगा, ग्रुप्स का मर्जर हो रहा है तो कंबाइंड ग्रुप अमाउंट। पहले ये फर्स्ट कॉलम समझ लो। फर्स्ट कॉलम बताता है मर्जर किन पार्टीज के बीच में हो रहा है। सबसे पहला है देसी, 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 ठीक से बोलो, इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज। अब कंबाइंड क्या उन लोग का? इंडिविजुअल अमाउंट या फिर कंबाइंड ग्रुप अमाउंट। वैसे ही इंडियन एंटरप्राइज प्लस फॉरेन एंटरप्राइज, कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट या फिर कंबाइंड ग्रुप अमाउंट। अगर मैं अकेला इंडियन एंटरप्राइज, तुम अकेला इंडियन एंटरप्राइज, और हम लोग दोनों का मर्जर के बाद जो टोटल एसेट साइज है 2000 करोड़ का है, मर्ज करने के हम लोग दोनों का मिलाकर के इंडिविजुअल एसेट कितना है? 2000 करोड़, या फिर टर्नओवर जो है वो 6000 करोड़। दोनों में से कोई भी एक, देखो यहां और लिखा हुआ है ना, या तो हम लोग दोनों का कंबाइंड इंडिविजुअल एसेट, बोलो कंबाइंड इंडिविजुअल एसेट 2000 करोड़, या फिर कंबाइंड इंडिविजुअल टर्नओवर 6। दोनों में से एक भी कंडीशन अट्रैक्ट हो गया, सीसीआई को बताना पड़ेगा। समझ में आ गया सर? बोलो। अब तुमको क्या है, खाली 2000 करोड़ याद रखना है। खाली जब ऐसे जाएगा इंटू 3 करना है, नीचे जाना है तो इंटू 4 करना है, खत्म। इंटू 3 इंटू 4 बोलेगा बेटा, चल 2000 करोड़ साइड में जाने के लिए इंटू 3 कर 6000, नीचे आने के लिए इंटू 4 कर 8000, फिर वहां से भी अगर नीचे आना इंटू 4 ही करेगा तो आ जाएगा। 6000 से इंटू 4 कर 24000, बगल में जाना इंटू 3 करना है, नीचे में जाना है तो इंटू, बस खाली इंटू 3 इंटू 4 याद करना, तेरा काम हो जाएगा। 2000 इंटू 3, नीचे जा इंटू 8000, फिर यहां से बगल में जा इंटू 3 करेगा ना 24000, नीचे से हाँ, अच्छा इंटू बगल में इंटू 3, नीचे इंटू 4। सेम चीज नीचे भी है, देसी प्लस विदेशी। खाली $1 बिलियन का एसेट याद रखना, $1 बिलियन, बगल में जाएगा इंटू 3, नीचे जाएगा इंटू 4। तो तुमको खाली ऊपर में याद रखना है 2000 करोड़, फिर इंटू 3 इंटू 4, नीचे में खाली $1 बिलियन इंटू 3 इंटू 4, खत्म। मिनिमम इंडियन कंपोनेंट, अरे अगर मान लो यहां का एक देसी भिखारी है, देसी भिखारी, और वॉलमार्ट के साथ मर्जर हो रहा है, तो भले कंबाइंड एसेट $1 बिलियन हो गया, बट ये देसी भिखारी का 1 रुपया है तो थोड़ी ना होगा। अपने इंडियन कंपोनेंट्स में 1000 करोड़ होना चाहिए एसेट में। यहां इंटू 3 इंटू 4 नहीं है, इंटू 3 है, नीचे में इंटू 4 नहीं है, ठीक है। चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो, 1000 करोड़, और टर्नओवर में मिनिमम इंडियन कंपोनेंट 3000 करोड़। समझ में आ गया सर? सर क्या बोले सर, लास्ट में फिर से बोलेंगे सर? हाँ बेटा बाबू सोना, $1 बिलियन है तो उसमें देसी का कुछ होना चाहिए, 1000 करोड़, नीचे गिर $4 बिलियन, उसमें भी 1000 करोड़, बगल में जाए इंटू 3 करेगा ना, बगल में टर्नओवर $3 बिलियन, 3 बिलियन 3000 करोड़ इंडिया का, नीचे में 12 मिलियन 3000 करोड़। तो इंडियन कंपोनेंट एसेट में 1000 करोड़ रहेगा, टर्नओवर में 3000 करोड़। खाली 2000 करोड़ ऊपर में याद रखना है, इंटू 3 इंटू 4, नीचे में खाली $1 बिलियन इंटू 3 इंटू 4। अब लगता है पॉसिबल है? अब बिना देखे मेरे को बताओ, बिना देखे। सबसे पहले पार्टीज में इंडियन एंटरप्राइज, कंपनी मत लिखना, इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज, इंडियन एंटरप्राइज प्लस इंडियन एंटरप्राइज, कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट, कंबाइंड ग्रुप अमाउंट। फिर और नीचे में इंडियन एंटरप्राइज प्लस फॉरेन एंटरप्राइज, कंबाइंड इंडिविजुअल अमाउंट, कंबाइंड ग्रुप अमाउंट। पहले क्या है? एसेट फिर टर्नओवर। कभी कंफ्यूजन हो तो ए पहले आता है कि टी पहले आता है? ए फॉर एसेट फिर और टर्नओवर। पक्का?
2000 करोड़ चालू कर, 2000 करोड़ याद रख, खाली इंटू 3 इंटू 4 कर, बस खत्म। खाली 2000 करोड़ बोल, इंटू 3 इंटू 4 खत्म। $1 बिलियन इंटू 3 इंटू 4, और यहां पर 1000 करोड़ का मिनिमम इंडियन कंपोनेंट, टर्नओवर में 3000 करोड़ खत्म। और अभी 1 बिलियन है इसलिए 1000 करोड़ 11, 3 बिलियन है इसलिए 3 बिलियन 3000 करोड़। अब पॉसिबल है कैसा, सच बताओ? तो कितना भी कठिन परिस्थिति हो, हम तुमको पार लगा देंगे रे, तुम खाली साथ में चलो। अब ये देख, इन लोग जो नॉनसेंस चार्ट दिया है, कैसे कोई याद करेगा? तो ठीक से बनाना चाहिए ना। तो फिर आप क्या करेंगे? ये लोग ठीक से बना देंगे तो आप क्या करेंगे फिर? वो भी है। लिखो रेफर कॉपी नोट्स। लिख दिया क्या कॉम्बिनेशन में कॉपी नोट्स? ये अमेंडमेंट सबके पहले था। आप लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला पढ़े हो ना? पढ़ो। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में आओ। इसमें वही बोल रहा है कि 30 डेज के अंदर बताना पड़ेगा तुमको। पढ़ चुके हैं ना रे? लिख दो फिर से, विद इन 30 डेज ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, within 30 days of entering into an agreement of combination, within 30 days of entering, come on, within 30 days of entering into an, within 30 days of entering into an agreement of combination, the parties must inform CCI. 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 Who shall, if needed, who shall if needed, who shall if needed conduct inquiry, who shall if needed conduct inquiry, if needed conduct inquiry into such combination, inquiry and investigation, conduct inquiry and investigation into such combination. Inquiry and investigation into such combination. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो। अरे क्या लिखा? वो भी पूछना है। इंटू सच क्या? पार्टी, शादी। बोले एग्रीमेंट क्या चीज का हो? अभी एंटरिंग इनटू, तो वही पूछना है। टॉपिक क्या चल रहा है वही पूछना है। क्या लिखा? कॉम्बिनेशन। 30 days of entering an agreement of what? Combination. लिखा? अब ब्रैकेट में लिखो नाउ, ब्रैकेट में लिखो नाउ रीड पेज 267। नाउ रीड, बोलो, पेज 267 एंड पेज 270। नाउ रीड पेज 267 एंड पेज 270। अब मैं क्या करेगा? अब सेक्शन 6 यहां चालू हुआ तो, अरे देखना वो सेक्शन 6 ही है। अब इसका पेज 267 में इन्होंने अचानक से मैटर क्लोज कर दिया, फिर 267 में याद आया। पेज 267 निकालो, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखा दिए। यहां तक पढ़ लिया ना, तो उसके बाद आपको पहले 267 पढ़ना और 270। और पेज 267 में आओ, आया? अब देख 267 के माथे पे देख, माथे पे मतलब पिछला पन्ना रे। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 दिखाई दे रहा है क्या कि अब हम लोग प्रपोज कर चुके हैं एक दूसरे को कॉम्बिनेशन के लिए। पहले खुद प्रपोज करोगे फिर ना बताओगे सीसीआई को, कि प्रपोज के पहले ही सीसीआई को बताओगे। नहीं, कभी भूलोगे नहीं, सोच करके बताओ। पहले आपस में तो सलटाओ। लेकिन कॉम्बिनेशन अभी तक हुआ, वी हैव जस्ट
प्रपोज। पक्का? तुमको मजाक लगी क्या? दिख रहा है तुमको? दोनों केस में ही ऐसा होता है। सो व्हेन द पार्टीज हैव प्रपोज्ड टू एंटर इनटू मैरिज, मतलब कॉम्बिनेशन, हाँ भाई सीसीआई छोड़ेगा नहीं। इट इज मैंडेटरी फॉर किसके लिए? कमीशन। टू इंक्वायर वेदर कॉम्बिनेशन रेफर टू इन द नोटिस हैज कॉज और इज लाइकली टू कॉज अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्बिनेशन इन इंडिया। यार ये तो कितना बड़ा चुका है ना। तुमने किसको बता दिया कि तुम लोगों ने क्या कर दिया है? कॉम्बिनेशन कर दिया है। करना है कि नहीं करना वो तो सीसीआई बताएगा। अब सीसीआई क्या क्या फैक्टर्स देखेगा? देखो ये देखो, अब प्लीज हाँ मजाक नहीं, ध्यान लगाओ। सीसीआई shall give due regard to the factors for determining क्या proposed combination is causing or likely to cause appreciable adverse effect on the competition in India, whether the combination would have the effect or is likely to have an appreciable adverse effect on the competition within the relevant market in India। पक्का? कॉम्बिनेशन से कंपटीशन खत्म होगा कि नहीं? कॉम्बिनेशन करने से, आप लोगों के कॉम्बिनेशन करने से कंपटीशन खत्म होगा कि नहीं होगा? इसका कुछ कुछ फैक्टर्स कंसिडर करेगा। कौन? सीसीआई देखेगा कि इंपोर्ट कितना होता है, इंपोर्ट्स कितना हो रहा है मार्केट में। सोच करके बता, अगर मार्केट में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो क्या कंपटीशन के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा? नहीं। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तुम लोग मिल भी जाएगा तो कुछ उखाड़ नहीं लेगा, इंपोर्ट तो होता ही है। कितना बैरियर है, एक्सटेंट ऑफ बैरियर टू द एंट्री। अगर सोच करके बताओ, एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, एंट्री बैरियर बहुत, इस मार्केट में जल्दी से कोई एंटर नहीं कर सकता, तब तो आप लोग दोनों भी मिल जाएंगे। और नया प्लेयर आ नहीं रहा है, तब तो आप लोग दंगल करेंगे। नहीं समझ में आया? कंज्यूमर लोग के साथ। पक्का? तब चांस है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने का। अगर एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा है, चांस क्या है? चांस एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कि कॉम्बिनेशन खत्म हो जाए। लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है? अब देखो, कॉम्बिनेशन जस्ट तुम्हारा वो मान लो थ्रेशोल्ड क्या हुआ था, टच 2000 करोड़ हुआ था, बताना पड़ेगा। हाँ बनाया तो लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन कितना टच, मतलब कितना क्रॉस कर गया है। वो एसेट का लिमिट 2000 करोड़ था ना, 2000 करोड़ था ना, तुम लोग का 2 लाख करोड़ है। बाप रे, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत ज्यादा। तो कॉम्पिटिशन के ऊपर असर होने का चांस बहुत ज्यादा। काउंटर वेलिंग पावर इन द मार्केट, क्या मार्केट बचा लेगा? काउंटर वेलिंग पावर मतलब मार्केट जो है वो बचा लेगा तुम लोग का कॉम्बिनेशन? कहीं मार्केट तबाह तो नहीं हो जाएगा? क्या बाद बाकी कंपटीटर स्ट्रॉन्ग है? ये देखा जाएगा। अरे हो सकता है 2000 करोड़ है दोनों का मिला करके, कंपटीटर लोग का ऑलरेडी 2 लाख करोड़ है, तो ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी है कि 2000 करोड़ एसेट क्या कर गया, टच। तो बताना पड़ा सीसीआई को। सीसीआई देखा यार ये तो कंपटीटर लोग के पास जो है ऑलरेडी, इन लोग कंपटीटर लोग बाप है, 2000 करोड़ क्या 2 लाख करोड़ का एसेट है। हे भगवान, ऊपर से जा रहे क्या बोल रहे हैं? क्या मार्केट में कंपटीटर लोग स्ट्रॉन्ग है? देखा जाएगा। अगर तब कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कितना चांसेस है कि इन लोग इंक्रीज करेगा प्राइस अपना? लाइक्लीहुड ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। बेटा लोग प्राइस क्या हो सकता है? बढ़ा दे, तब लोग को करने नहीं देंगे रे। कितना कंपटीशन मार्केट में रहेगा इन लोग के बाद? सब्स्टिट्यूट कितना अवेलेबल है? अच्छा अगर एक बात हो तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो घबराने का बात नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। इनका मार्केट शेयर कितना रेलेवेंट मार्केट में वो देखा जाएगा। कितना लाइक्लीहुड है कि इस कॉम्बिनेशन के कारण इन लोग का जो मेन कंपटीटर है वही आउट हो जाए? कितना लाइक्लीहुड है कि कॉम्बिनेशन वुड रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ अ विगरस एंड इफेक्टिव कंपटीटर इन द मार्केट? समझ में आया? तो अगर इफेक्टिव जो मेन कंपटीटर है वो आउट हो जा रहा है तब तो कंपटीशन खत्म ना। कितना चांस है कि इनोवेशन और होगा? बस काफी है, देख लेना। 6 पॉइंट हो गया ना, 6 हो गया ना रे, बस काफी है। क्लियर? ये सब कौन देखेगा?
पढ़ो ये सारा फैक्टर्स को, अभी हम पूछेंगे, 5 मिनट दे रहे हैं, याद कर लो। क्लियर है? ये सारा फैक्टर्स कौन कंसिडर कर रहा है? सीसीआई। ओके, सीसीआई प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग लगाएगा। हाईलाइट करो, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग क्या होता है? देखो, हाईलाइट किया प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग में ये देखेगा कि कॉम्बिनेशन का कितना फायदा, फायदा भी तो है रे बाबा कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन का क्या फायदा है ये देखेगा। क्या फायदा है सर? ये कैसे नहीं, मान लो फॉरेन पार्टी के साथ मर्जर हो रहा है, फॉरेन का टेक्नोलॉजी भी आएगा, रेवेन्यूज भी आएगा। तो अगर बैलेंसिंग में ये है, हाँ देखो इफेक्ट तो है कंपटीशन के ऊपर, बट फायदा ज्यादा है, तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग मतलब फायदा कॉम्बिनेशन का अगर सीसीआई को ज्यादा दिखाई दे रहा है भारत के लिए, रेदर देन द लिमिटेशन डिसएडवांटेजेस, वो अलाउ करेगा कि डिसअलाउ, और अगर उल्टा होगा तो डिसअलाउ, वॉइड कर देगा। फायदा ज्यादा है देन नुकसान, फायदा इज मोर देन नुकसान, अलाउ, फायदा इज लेस देन नुकसान, डिसअलाउ, कॉम्बिनेशन वॉइड। देखो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग, इट रिक्वायर्स अ कमीशन टू इवैल्यूएट, कमीशन विल इवैल्यूएट वेदर बेनिफिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कहीं बेनिफिट्स ऑफ जो कॉम्बिनेशन है, फायदा ऑफ कॉम्बिनेशन आउटवे द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, जो फायदा है कॉम्बिनेशन का क्या वो ज्यादा है एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन से। इन अदर वर्ड्स, इफ बेनिफिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन आउटवे द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर फायदा ज्यादा है तो कमीशन क्या करेगा? अप्रूव, और अगर फायदा ज्यादा नहीं है, नुकसान ज्यादा है, कॉन्वर्सली मतलब उल्टा, तो कमीशन क्या कर देगा? वॉइड, कमीशन कॉम्बिनेशन को वॉइड। ये मक्खन की तरह क्लियर है क्या? बोलो 270 में आओ। टू 270 बोला थे ना रे बाबा। ये ब्रैकेट लगाओ, प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर, इसको ब्रैकेट लगाओ बस बेटा, यहां से यहां तक। ये सारा प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन होगा, जान जा रहा है? 5 मिनट में याद करवा देंगे समझा करके, ध्यान लगाओ, 5 से 7 मिनट। इसका तुम लोग का दूसरा ट्यूशन भी तो है, जाओगे तो फटाफट पढ़ो, छोड़ देंगे 5 मिनट में, छोड़ देंगे, चले जाना। देखो, ओए अलर्ट, हाई अलर्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन? मान लो हम ही सीसीआई के चेयरपर्सन है, हम ही सीसीआई है,
कॉम्बिनेशन, हम वो सब फैक्टर्स लगाए ना, वो सब क्या लगाए, जो भी फैक्टर्स पढ़े ना, सब्स्टिट्यूट बहुत कम है, इंपोर्ट तो होता ही, सब्स्टिट्यूट तो बहुत कम है, इंपोर्ट तो होता ही नहीं। आप लोग का कॉम्बिनेशन का डिग्री भी बहुत ज्यादा है, आप लोग का चांस भी है कि आप लोग प्राइस बढ़ा देंगे, काउंटर वेलिंग पावर भी मार्केट में ना के बराबर है। समझ गए सर? मेरे को ऐसा लग रहा है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने वाला है। तो हम सीधा फैसला नहीं सुनाएंगे, अब हम इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, सीसीआई को प्राइमा फेसी लग रहा है, प्राइमा फेसी मतलब प्रिलिमिनरी, ऊपरा ऊपरी प्रिलिमिनरी लग रहा है कि हाँ एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, तो हम पार्टी लोग को भेजेंगे कि भाई एन इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी कॉज, तुम लोग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करे, मेरे को शो द कॉज। तुम्हारे पास कोई कारण है बताने का कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कैसे नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, शो मी द कॉज। और मेरा जो ऑफिसर है ना, मेन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करता है, कौन है सीसीआई का वो ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है, डायरेक्टर जनरल। हम डीजी को भी बोलेंगे कि डीजी आप भी मेरे को बताओ कि आपका क्या ओपिनियन, कौन है हम, सीसीआई का चेयरपर्सन। तो सीसीआई को सबसे पहले प्राइमा फेसी लग रहा है कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, वो पार्टी से को शो कॉज नोटिस इशू करेगा, पार्टी लोग को शो कॉज नोटिस इशू करेगा, पार्टी लोग को शो कॉज नोटिस इशू करेगा, और किसको, डीजी को, कि तुम भी अपना ओपिनियन बताओ। अब दोनों से रिपोर्ट आया, पार्टी लोग का भी शो कॉज नोटिस का जवाब आया और डीजी का भी रिपोर्ट आया, दोनों में व्हिचएवर इज लेटर, दोनों का रिपोर्ट आ जाने दो ना, व्हिचएवर इज 7 दिन का मेरे पास समय है, हम दोनों का रिपोर्ट पढ़ेंगे 7 दिन के अंदर। अब सीसीआई दोनों का रिपोर्ट आ गया, डीजी का रिपोर्ट आ गया, पार्टी का रिपोर्ट आ गया, वहां से 7 दिन के अंदर सीसीआई क्या करेगा बताए, लग रहा है रिपोर्ट में भी मेरे को पढ़कर लग रहा है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। तो मेरे पास अब 7 दिन का टाइम है, हम अब पार्टी लोग को बोलेंगे तुम लोग अखबार में छापो, न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस छापो कि तुम लोग ऐसा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर छापो। रिपोर्ट आ गया था, यहां से 7 दिन में हम बोलेंगे छाप, जिस दिन बोलेंगे छाप वहां से 10 दिन में छाप। दोनों का रिपोर्ट आ गया, सीसीआई 7 दिन लेगा, उसी 7 दिन के अंदर हम पार्टी लोग को बोलेंगे छाप दो पब्लिक नोटिस अबाउट योर कॉम्बिनेशन, पूरा डिटेल छापो, ऐसे टर्नओवर वगैरह किसके साथ मर्जर हो रहा है सब छापो। हम 7 दिन के अंदर बोल रहे हैं छापो, और तुम वहां से 10 दिन में छापो। क्या छापो, कॉम्बिनेशन का डिटेल। अब जो भी पार्टी लोग है जिन लोग को इफेक्ट हो रहा है, जलन मच रहा है इन लोग का कॉम्बिनेशन से, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, दे आर अग्री, दे हैव एन ओपिनियन ऑन द कॉम्बिनेशन, 15 दिन के अंदर सीसीआई को अपना ओपिनियन दो। छाप दिया ना, वहां से 15 दिन के अंदर जो भी अफेक्टेड पार्टी है उन लोग सीसीआई को अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। सीसीआई 15 दिन के अंदर उन लोग का ऑब्जेक्शन वगैरह कंसिडर करेगा और पार्टी लोग से और इंफॉर्मेशन मांग सकता है, चाहिए ऑब्जेक्शन है इसका रिलेटेड, हम कागजी दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनवाते हैं और पार्टी लोग 15 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देगा। अरे क्या 15 दिन लगा रखे, 3 बार छाप दिया ना। पहले हम बोलेंगे 7 दिन के अंदर छापो, हम 7 दिन में बोल रहे हैं छापो, वो 10 दिन में छापेगा। पार्टी लोग को 15 दिन का समय है अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने का, सीसीआई 15 दिन में ऑब्जेक्शन कंसीडर करेगा और जानकारी चाहिए तो मंगवाएगा। जब बोलेंगे और जानकारी दो तो पार्टी लोग 15 दिन में जानकारी देगा, 3 तो 15 दिन है, 15 दिन में अपना ऑब्जेक्शन दे रहा है इन अफेक्टेड लोग, हम कंसीडर कर रहे हैं और जानकारी मांग रहे हैं 15 दिन में, वो जानकारी दे रहा है 15 दिन में। कितना तो 15 दिन हो गया, अब तीनों को जोड़ दो। अब जब फाइनल 15 दिन खत्म हो गया था ना, अब वहां से 45 दिन के अंदर हम अपना फैसला सुना देंगे कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है। समझ आ गया? तो 7 दिन है, 10 दिन है, 3 बार 15 15 15 और 45 है। चल पढ़ सर, एक बार फिर बोलेंगे, पूरा यहां लिखा हुआ है, चलो। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 29, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 29, कमीशन हैज टू फॉर्म अ प्राइमा फेसी ओपिनियन ना। सबसे पहले सीसीआई एक क्या फॉर्म करेगा बताओ, प्राइमा फेसी ओपिनियन, प्रिलिमिनरी ओपिनियन, क्या कॉम्बिनेशन इज लाइकली टू कॉज और हैज कॉज्ड एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन विद इन रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया। अब ये तो मोटा जो लाइन है, ये तो खोटा लाइन है, ये तो क्लीशे बन चुका है।
तो सीसीआई इज ऑफ प्राइमा फेसी ओपिनियन, बस ये चीज है, सीसीआई इज ऑफ द प्राइमा फेसी। फिर तो वही चीज है, कॉम्बिनेशन हैज कॉज और लाइकली टू कॉज एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू मार्केट इन, है ना। इट शैल प्रोसीड टू इशू अ नोटिस टू द पार्टी। अब सीसीआई नोटिस भेजेगा पार्टी लोग को, नोटिस टू द पार्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, calling upon them to show the cause why an investigation should not be conducted। तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो, पक्का। कमीशन में ऑल्सो कॉल फॉर रिपोर्ट ऑफ डीजी, पॉइंट टू हाईलाइट करो। पार्टी लोग से तो पूछेंगे है शो द कॉज, शो द कॉज, और डीजी को भी बोलेंगे बेटा डीजी काम पे लग जा, डीजी चल काम पे लग जा, पक्का। अब फिर दोनों का मेरे पास क्या आएगा, रिपोर्ट विच एवर इज लेटर, pursuant to response of parties or receipt of report of DG whichever is later। पार्टी का भी रिप्लाई आ गया, डीजी का भी रिप्लाई आ गया, whichever is later। कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन, हाँ कॉम्बिनेशन इज टन, मेरे को वही ओपिनियन है कि हाँ होने वाला एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉम्बिनेशन इन इंडिया। अब दोनों का रिपोर्ट आ गया whichever is later, यहां से 7 दिन के अंदर, यहां से 7 दिन के अंदर कमीशन क्या बोलेगा, छापो, और जब बोलेंगे छापो तो वहां से 10 दिन में छापो। हम सोच रहे हैं बोले कि नहीं बोले छापो, बोले कि नहीं बोले, 7 दिन के अंदर हमको डिसीजन लेना, सुनाया। तो विद इन 7 डेज हम डायरेक्ट कर देंगे पार्टीज को टू पब्लिश। अच्छा उन लोग पब्लिश करेगा कितना दिन में, 10 वर्किंग डेज। क्या पब्लिश करेगा, डिटेल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, बस वही। अच्छा फिर अफेक्टेड पार्टी लोग अपना रोना कितना दिन में रोएगा, और हम रोना सुनेंगे और जानकारी और हासिल करेंगे, और जानकारी वो देगा 15 दिन, और वहां से 45 दिन में सब खत्म कर देंगे केस। शाबाश बेटा शाबाश। कमीशन में इनवाइट दिखाई दे रहा है क्या, एनी पर्सन अफेक्टेड और लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द सेड कॉम्बिनेशन टू फाइल हिज रिटन ऑब्जेक्शन विद इन कितना दिन बताओ, 15 वर्किंग डेज। कहां से बोलो तो, पब्लिशिंग ऑफ पब्लिक नोटिस। फिर जिस दिन वो आ गया मेरे पास रिटन ऑब्जेक्शन, वहां से 15 दिन। कमीशन में विद इन 15 वर्किंग डेज, कहां से बोलो तो 15 वर्किंग डेज, जब मेरे पास ऑब्जेक्शन आ गई। कॉल फॉर सच एडिशनल इंफॉर्मेशन एज इट डीम्स फिट, है ना, फ्रॉम द पार्टीज, एंड द इंफॉर्मेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द पार्टीज विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, है ना। अबे ओए गांव वालों, जिसको भी जलन मच रहा है 15 दिन में जानकारी दो। हम 15 दिन में वो जानकारी पढ़ेंगे और इंफॉर्मेशन मांगेंगे। तुम और इंफॉर्मेशन दे 15 दिन। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, दिखाई दिया, विद इन कितना दिन, 45 डेज फ्रॉम वही एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर फाइलिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। जब फर्दर इंफॉर्मेशन फाइलिंग फर्दर इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, वहां से 45 डेज कमीशन शैल प्रोसीड टू डील विद द केस। क्लियर है क्या, मतलब फैसला सुना देंगे, बस वहीं तक। आज का क्लास बेटा यहीं तक रख रहे हैं। क्या लगता है आज जो पढ़ाया हो जाएगा, घर में अगर आधा घंटा भी पढ़ोगे ना हो जाएगा, इतना से क्लास में याद करवा दिए। कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, कल मतलब जब भी ईबीसीएल का नेक्स्ट क्लास रहेगा, जब भी ईबीसीएल का नेक्स्ट क्लास रहेगा खत्म कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।